नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले मॉनसून के बारे में यहां पर बात करेंगे क्योंकि आईएमडी की जिस तरह की खबरें हैं उनका मानना है कि मॉनसून इस बार समय से पहले आ सकता है। यूजुअली हम 1 जून को ऑनसेट देखते हैं केरला में, फिर आईएमडी ने 27 मई की बात की है और अब उन्होंने कहा है कि अगले 3-4 दिन में ही शायद हम ऑनसेट यहां पर आता हुआ देखें। क्या है डिटेल्स और क्या है लेटेस्ट अपडेट्स, बताने के लिए हमारे साथ मेरी सहयोगी सांतिया गोरा है। सांतिया, आप लगातार रोजाना यहाँ पर हमें आईएमडी की तरफ से और मौसम की तरफ से यहाँ पर खबरें दे रही हैं। एज ऑफ नाउ थोड़ी सी असमंजस है कि कितनी बारिश कहाँ और किस तरह का डिप्रेशन है, तो लेटेस्ट क्या है? देखिए मनीषा, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले क्योंकि आपने मॉनसून के ऑनसेट की बात करी तो उससे शुरुआत करते हैं। अभी फिलहाल जैसे हम बात कर रहे थे, एक और आईएमडी की रिलीज भी आ गई और अब आईएमडी का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन में ही ऑनसेट हो सकता है। यानी कि 22 तारीख है आज, तो 24 के आसपास ऑनसेट हो सकता है। तो ये एक अच्छी खबर है और इस बार वैसे भी आईएमडी का अनुमान अब जो है महाराष्ट्र के लिए भी खासकर अगर बात करें तो अबव एवरेज नॉर्मल रेनफॉल का है। जो दूसरी चीज है, जो डिप्रेशन फिलहाल फॉर्म हुआ है सिस्टम में अरेबियन सी में, उसके बारे में बात करते हैं। आज सुबह 5:30 के आसपास कर्नाटका, गोवा से लेकर कोंकण गोवा वाला जो रीजन है वहां पे कोंकण बेल्ट के पैरेलल में एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ सुबह 5:30 बजे और सुबह 8:30 तक उसमें और वो इंटेंसिफाई हुआ, उसकी ताकत और बढ़ी। अब आईएमडी का कहना है कि अभी तक जो उसका ट्रैक समझ में आ रहा है उसको अभी सामने आने में कुछ और घंटे लगेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि वो उत्तर की तरफ मूव कर रहा है। यानी कि कोंकण गोवा वाले बेल्ट से पैरेलल, कोंकण बेल्ट से पैरेलल चलते हुए उत्तर की तरफ आ रहा है। अब अगले 36 घंटे में इस बात की क्लैरिटी आएगी कि ये किस तरीके से इंटेंसिफाई होने वाला है, क्या इसका ट्रैक रहेगा। अभी के लिए डिप्रेशन की स्टेज में है। आईएमडी ने साफ कहा है कि अगले 36 घंटे ये और इंटेंसिफाई होगा और उसके बाद इसके और ज्यादा इंटेंसिफाई होने के चांसेस भी हैं। यानी कि डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब इसका मौसम पर क्या असर पड़ेगा, खासकर कि जो कोंकण बेल्ट है या फिर जो पूरा अरेबियन सी है उसके कोस्टल बेल्ट की बात करें, फिलहाल अभी का जो वक्त है कर्नाटका गोवा वाले जो रीजन है वहाँ पे आपको तेज़ बारिश देखने को मिलेगी। अभी के लिए आईएमडी ने रत्नागिरी में, महाराष्ट्र का जो साउथ कोंकण का इलाका है वहाँ पे रेड अलर्ट दे दिया है। बाकी के इलाकों में जो साउथ कोंकण है वहाँ पे ऑरेंज अलर्ट है। कल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट है, पर साउथ कोंकण और सेंट्रल कोंकण में रेड अलर्ट है। तो ये बहुत जरूरी रहेगा। आईएमडी को इस बार बारिश से ज्यादा मनीषा चिंता है तेज हवाओं की। आईएमडी की जो लेटेस्ट रिलीज आई है उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाले दिनों में विंड स्पीड, जो इफेक्टेड रीजन रहेगा जहां जहां से भी पैरेलल होकर के ये डिप्रेशन गुजरने वाला है, वहां पे विंड स्पीड का जो मैक्सिमम लेवल रहेगा वो 75 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति घंटे 75 की स्पीड से भी जा सकता है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है। महाराष्ट्र सरकार ने कल एक मीटिंग की है, सीएम ने उस मीटिंग को हेड किया था और उनका कहना है कि अभी सारे जो भी अफेक्टेड जिले होंगे वहां के लोगों को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बोल दिया गया है अलर्ट पे रहें। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स अलर्ट पे हैं। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हो रहा है वेदर में, महाराष्ट्र के ही पास में मनीषा, ये जो लो प्रेशर एरिया जहां पे फॉर्म हुआ है उसी से चल के एक ट्रफ जो है वो नॉर्थ तेलंगाना की तरफ जा रहा है। तो इसके चलते आपका जो मराठवाड़ा के कुछ इलाके हैं और उसके अलावा कोल्हापुर, सतारा, ये वाला जो रीजन है, यहां पर भी तेज बारिश अगले 1-2 दिनों में होगी। तो अगले आने वाले कुछ घंटे बहुत ज्यादा अहम हैं क्योंकि आज शाम से मुंबई में बरसात का माहौल बनना शुरू हो जाएगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी और कल शाम के बाद से ज्यादा तेजी इस डिप्रेशन में मिलेगी और इसका स्टेटस चेंज होकर डीप डिप्रेशन में बदलने की बहुत भारी जो है वो आशंका आईएमडी ने जताई है। सांतिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए और बहुत ही डिटेल में और इत्मीनान से बताने के लिए कि किस तरह की एक्सपेक्टेशन वहां पर मॉनसून को लेकर, ये डीप डिप्रेशन जो बनता हुआ नजर आया है उसको लेकर आगे बनती हुई नजर आएगी। तो जैसे सांतिया हमें बता रही हैं कि आज शाम से मुंबई में भारी बारिश रह सकती है। जो अंदरूनी हिस्से हैं, साउथ महाराष्ट्र है, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, इस बेल्ट में भी यहाँ पर भारी बारिश की एक्सपेक्टेशन आगे जाते हुए है। सांतिया, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया ये अपडेट लेकर आने के लिए और ऑफकोर्स लगातार आगे अगले 4 महीने काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपसे लगातार बातचीत यहाँ पर होती रहेगी। तो वेल, ये तो अपडेट्स है मॉनसून की तरफ से, लेकिन इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरह की यहाँ पर जो सोइंग है हमने आते हुए देखी है, वहां के नंबर्स काफी स्ट्रांग हैं। जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल हमारे साथ हैं। विवेक, जो गवर्नमेंट की तरफ से डेटा निकल के आया है, प्री मॉनसून की जो बुआई अब तक हमने दालों में आते हुए देखी है वो काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है। ऑफ कोर्स आगे बारिश लेकर अगले 3-4-5 दिन यहाँ पर काफी इंटेंस रह सकते हैं मॉनसून के लिहाज से, लेकिन जो बुआई अभी तक है, जहाँ पर उड़द की बात है तो वो मसूर है, यहाँ पर नंबर्स काफी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। इनिशियल नंबर्स हैं, कैसे देखते हैं आप इन्हें? नमस्कार मनीषा जी, और मैं आपको अभी आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मैं सिंगापुर जीपीसी में हूँ। ग्लोबल पल्सेस कॉन्फेडरेशन है जहाँ पे
पूरे वर्ल्ड के पल्सेस की इंडस्ट्री के सारे बड़े लोग आते हैं और उसी फिगर्स पे चर्चा होती है। तो आपके माध्यम से मैं इंटरनेशनली जो फिगर्स हैं और जो इंडिया के फिगर्स आए हैं, तो दोनों में कॉमन ये है कि इस बार वर्ल्ड वाइड भी क्रॉप बहुत अच्छी दिख रही है। चाहे कनाडा ओरिजिन हो, चाहे अफ्रीका ओरिजिन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब जगह जो फिगर्स हैं पल्सेस के काफ़ी स्ट्रांग आ रहे हैं। और इंडिया में भी आपने जैसा कि बोला काफ़ी स्ट्रांग फिगर्स हैं। तो जो एक पल्सेस मार्केट के लिए है, अगर आप एज ए कंज्यूमर साइड देखेंगे तो डेफिनेटली पल्सेस मार्केट थोड़ा डिप्रेस रहेगा और मे बी प्राइस विल बी स्टेबल रहेंगे, जो सरकार के दृष्टिकोण से, कंज्यूमर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे हैं। पर अगर आप ट्रेड के हिसाब से देखेंगे तो ट्रेड वालों के लिए बहुत इतनी अच्छी खबर नहीं है। मार्केट लगातार सारे ओरिजिनों पे जिस तरीके से जो फिगर्स आ रहे थे, तो इंडियन कंज्यूमर को लेके ही सारे वर्ल्ड वाइड लोग प्रोडक्शन करते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पल्सेस ट्रेड के लिए काफ़ी तकलीफ वाला हो सकता है। तकलीफ वाला ना भी हो तो उसमें तेजी की संभावना काफ़ी कम रहेगी। वेल एब्सोल्युटली विवेक, और जैसे आपने कहा कि जब इंडिया को ज़रूरत थी तो बाकी कंट्रीज़ ने यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा सोइंग करी भी है, फिर चाहे वो ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, हमने बर्मा से वो नंबर स्ट्रॉन्ग आते हुए देखे हैं। और जैसे आपने कहा अक्रॉस इंडिया है, अक्रॉस कंट्री है, कनाडा में भी यहाँ पर नंबर्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। जब आप कहते हैं कि प्राइसेस यहाँ पर स्टेबल टू ऑन द वीकर साइड जाएंगे, तो क्या निकल के आ रहा है कि कितनी कमज़ोरी हम देखेंगे प्राइसेस में? एक परसेंटेज सेंस है? अगर हम देखें तो जो पल्सेस मार्केट था पिछले साल का, वो येलो पीस के कारण ड्राइव हुआ और येलो पीस ने सारी चीजों को कंट्रोल रखा। अब येलो पीस अगर अब नहीं भी आएगा तो तुअर का प्रोडक्शन काफी अच्छा है। जो अफ्रीका के नंबर्स मैंने यहाँ पे सुने और जिनसे लोगों से बात किया, म्यांमार के जो फिगर सुने, वो काफी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, काफी अच्छे फिगर्स आ रहे हैं। और वो उनका एक अल्टीमेट मार्केट इंडिया रहता है, इंडिया कंज्यूम करता है। अगर इंडिया में प्राइस डाउन होंगे तो इंटरनेशनली प्राइस वो डाउन होते जाएंगे। इंडिया ने ड्यूटी भी लगा दी है चिकपीस पे और लेंटिल्स पे, तो वो जो लेंटिल्स के प्राइस हैं वो उस 10% को मैच करने के लिए ऑलरेडी कम कर लिया है, क्योंकि उनके प्रोडक्शन फिगर्स बढ़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सप्लाई साइड येलो पीस भी काफी बड़ी क्वांटिटी पे है। अभी वो एक सब्जेक्ट बाकी है कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करती है कि नहीं करती है। अगर नहीं भी करेंगे तो मुझे लगता है कि ओरिजिन पे जो चीज $800 या $850 थी, आज वो $650 पे आ गई है। मैं स्पेशली अफ्रीकन तुअर की बात कर रहा हूँ। और जो ऑस्ट्रेलियन चना था जिस पे 10% ड्यूटी है, जो पहले कभी 700 या 800 $900 तक गए थे, वो 650 की यहाँ पे ट्रेड बातें कर रहा है। और ट्रेड का यह मानना है कि अगर ये 610-15 होता है तो शायद इंडियन इम्पोर्टर्स को इम्पोर्ट करें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इंडिया में भी अच्छा प्रोडक्शन दिख रहा है और इंटरनेशनली सारी जगह प्रोडक्शन अच्छा है। तो प्राइस जो है, जो करंट प्राइस है, सरकार ने तुअर के लिए बोला था कि हम प्रोक्योर करेंगे, पर सरकार ने कितना भी प्रोक्योर किया हो, ये प्राइस यहाँ से बढ़ने वाले नहीं लग रहे हैं, पर प्राइस स्टेबल ही रहेंगे। ऑलराइट, तो ये एक ऑफकोर्स चीज़ निकल के यहाँ पर आ रही है कि दालों के लिए 2025 का साल यहाँ पर मंदी का रह सकता है, जो कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव है ऑफकोर्स, लेकिन जो सेलिंग कंट्रीज़ हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ट्रेड हैं, उनके लिए शायद बहुत खुशी की बात नहीं है। विवेक, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम डिटेल्स शेयर भी करने के लिए। दालों से आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब कैस्टर की कर लेते हैं। शिवम एग्रो के डायरेक्टर समीर पटेल हमारे साथ हैं। समीर जी नमस्कार। जो कैस्टर के नंबर्स हैं और शायद प्राइसेस उसको रिएक्ट भी कर चुके हैं कि कम बुआई है, कम क्रॉप है पिछले साल के कंपैरिजन में और सब तेजी में रहे भी हैं, लेकिन जो करंट लेवल्स हैं, आपको लगता है ये सारे नंबर्स हम फैक्टर इन कर चुके हैं अब? थैंक यू मनीषा जी। अगर नंबर्स की बात करें तो लास्ट ईयर जो एकरेज था इंडिया का टोटल एकरेज, वो अप्रोक्सीमेटली 9.90 लाख हेक्टेयर था और करंट ईयर में 2025 में वो 10 से 12% घट के 6.70 लाख हेक्टेयर तक आ गया है। और अगर इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस बार लास्ट ईयर से यील्ड थोड़ी कम आई है, तो टोटल प्रोडक्शन जो सी ने एस्टिमेट किया है वो 15.60 लाख टन कैस्टर सीड का एस्टिमेट किया है, जो लास्ट ईयर 19.5 लाख टन। तो जिस तरह का प्राइस डिक्लाइन समीर जी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रादर प्राइस इंक्रीज जो हम देख चुके हैं इन सब नंबर्स के चलते, आप कहेंगे वो फैक्टर्ड इन है या फिर आपको लगता है यहाँ से कुछ और तेजी कैस्टर दिखा सकता है? डेफिनेटली अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो दो तीन चीजें उसमें वैल्यूएबल रहेगी। जो यूएस एंड चाइना का टैरिफ सिचुएशन है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि अगर आप अप्रैल और मई महीने खत्म होने को आया है तो देखें तो चाइना ने उतना कोई इन्वेंट्री इस साल बनाया नहीं है, क्योंकि वो टैरिफ का मामला था, तो क्या टैरिफ लगेगा वो क्लियरिटी नहीं थी। अब धीरे धीरे क्लियरिटी आने लगी है और वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लगा है। एक्सपोर्ट्स को लेकर क्या नंबर्स देखते हैं आप, क्योंकि जैसे आपने कहा कि चाइना बहुत बड़ा बायर नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है नॉनदलेस, किस तरह के एक्सपोर्ट्स बनता हुआ देखेंगे इस बार फिर आप? अगर हम जान टू अप्रैल का एक्सपोर्ट देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले अप टू अप्रैल तक उतना कोई डिक्लाइन नहीं आया है। ओनली 5,000 to 7,000 टन कैस्टर ऑयल का ही डिक्लाइन है कैस्टर ऑयल में। तो फर्स्ट हाफ में उतना कोई डिक्लाइन नहीं आया है। हम एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि थोड़ा कुछ डिक्लाइन इसमें 3 से 5% का आ सकता है कैस्टर ऑयल में एक्सपोर्ट के। 3 से 5% का डिक्लाइन कैस्टर ऑयल के एक्सपोर्ट में, जो मेजरली चाइना को जाता है? नहीं, मैं टोटल नंबर्स की बात कर रहा हूँ। ओके समीर जी, तो फिर अब जो मेजर चीज़ वही है कि अब प्राइसेस अगर हम उसको बांटें, और जैसे आपने कहा कि जून जुलाई से भी यहाँ पर देखने होंगे किस तरह के प्राइसेस रहते हैं जब चाइना यहाँ पर आता है बाजार में। नेक्स्ट 2 मंथ्स और उसके बाद अगला क्वार्टर कैसे देखते हैं आप प्राइसेस के लिहाज से? देखिए मनीषा जी, इस बार कैस्टर जो है वो अप्रैल से लेके ये मई एंड तक एक रेंज बाउंड में ही रहा है, उसने कोई ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखाया है। अगर फिजिकल मंडियों की बात करें तो वो 6,000 से के आसपास ही पूरा 2 महीना ट्रेड हुआ है। और प्लांट डिलीवर्ड प्राइस की बात करें तो वो 61.25 से 61.50 के बीच में। जो 2-3 पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा वो है कि फॉरेन के जो भी बायर्स है वो हैंड टू माउथ है इस बार, उनके पास कोई ज्यादा बड़ी इन्वेंट्री नहीं है। और टोटल डिमेट में भी इस बार 10 से 12,000 टन ही माल लगा है, जो कि नई टर्म्स एंड कंडीशन आई है नए बारदाना की और जो भी मॉइस्चर वगैरह की, तो उसमें ज्यादा माल डिमेट का भी नहीं लगा है। तो मैं आने वाले 4 से 5 महीने में इसमें 15% की तेजी देख रहा हूँ। आने वाले 4 से 5 महीने में 15% की तेजी, और क्या उसका इम्पैक्ट फिर डिमांड पर आएगा, या फिर आपको लगता है बाजार तैयार है इस तरह की बढ़त के लिए? अगर हम लास्ट 10 ईयर का एक्सपोर्ट यूएस डॉलर टर्म्स में प्राइसिंग देखें तो वो 1450 के आसपास रहा है, और अभी जो प्राइसिंग चल रहे हैं चाइना के वो 1530 के आसपास है। तो ज्यादा कोई प्राइस बढ़ा नहीं है अभी, और हमने पिछले सालों में $1,700 के आसपास भी ट्रेड होते हुए देखे हैं 2023 में। तो प्राइसिंग अभी कोई बड़ा फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। पॉइंट टेकन। समीर जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही डिटेल में हमें कैस्टर के बारे में सब कुछ बताने के लिए भी। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो जोड़ेंगे अपने एक्सपर्ट्स को अपने साथ, जानेंगे उनसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका और हमारे साथ अब मोतीलाल ओसवाल के सीनियर वीपी नवनीत दमानी है और एलएनपी एडवाइजरी के भूपेश शर्मा। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के साथ करेंगे, क्योंकि आज कुछ बढ़त देखने को मिली थी नवनीत, लेकिन उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली, इवन एज वी गेट इनटू यूएस टाइम जोन। तो सुबह एक बार ऐसा लग रहा था कि चांदी शायद लाख का लेवल निकाल ही देगी, लेकिन फिर उससे थोड़ी सी दूरी बनती हुई नजर आई है। सिल्वर से ही पहले शुरुआत करते हैं, क्या सेंस है? लास्ट 2-3 दिनों में हमने मनीषा जी ये देखा है कि गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में इंक्रीमेंटली बहुत स्टीप गेन्स देखने मिले हैं, लार्जली बिकॉज कल के 2 दिन से ये माहौल बन गया था कि जो टैक्स बिल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफर होता हुआ नजर आ रहा है, एंड देयर कुड बी एडिशनल टैक्सेस जो रेसिडेंट्स के ऊपर इंपोज किया जा सकता है, जिसके चलते एक बड़ी तेजी का माहौल देखने मिला था। लार्जली ये थोड़ी सी न्यूज आज फेड ऑफ होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज मार्केट एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं सेनेट में पास होने की बात हो रही है, जिसके चलते आज गोल्ड एंड सिल्वर में हेल्दी करेक्शन देखने मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि गोल्ड सिल्वर दोनों ही कमोडिटीज में आज के सत्र में करेक्शन और गहरा सकता है और सेकंड हाफ में हमें और बेटर लेवल देखने मिल सकते हैं। सिंस चांदी की बात करें तो छोटा मोटा रिबाउंड आएगा अगर 97,500 के आसपास तो सेल किया जाए। 98,200 आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नीचे में हमें 96,500 96,000 तक के भी सर देखने मिल सकते हैं। एंड गोल्ड में भी आपको लगता है कुछ मुनाफा वसूली इज ऑन द कार्ड्स? नवनीत, आपको लगता है सोने में भी कुछ मुनाफा वसूली है? सोने में भी एक ठीक ठाक ऑलरेडी हम फॉल देख चुके हैं, करीब करीब हायर लेवल से ऑलमोस्ट $50 के आसपास का फॉल हम देख चुके हैं। इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक स्तर में बात करें तो एक रुपी का अगर हम 40 पैसे का जो अगर डिप्रिसिएशन निकाल देवे तो मुझे लगता है कि गोल्ड के लेवल तो और भी नीचे के होते थे डोमेस्टिक लेवल्स। मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में थोड़ा सा फॉल और डीपेंड हो सकता है, 95,050 तक के लेवल भी हम देख सकते हैं। तो सेल अराउंड 95,600 आपके 95,850 will be your stop loss and 95,000 95,50 will be the proposed target in the next couple of months.
भूपेश जी, आपको क्या लगता है सोने चांदी के बीच में अगर कहीं खरीदारी करनी हो तो आप कौन से प्रेशियस मेटल के साथ जाएंगे? जी नमस्कार मनीषा जी। सोने और चांदी में दोनों में ही आज मेरी खरीदारी की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि बाजारों में ये जो करेक्शन चल रहा है इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। और फर्दर ये गिरावट अगर डॉलर टर्म्स में देखी जाए तो 3250 $3230 तक देखने को मिल सकती है कोमेक्स में। वहीं अगर इंडिया के भाव में बात करें तो 95,000 और 94,300 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में मुझे लगता है कि 97,500 के आसपास कहीं भी बाजार मिलता है तो इसमें बिकवाली करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 98,300 के ऊपर का रखें। मुझे लगता है कि बाजार काफी डीप करेक्ट होना चाहिए। यहाँ से 95,200 94,300 तक के भी लक्ष्य आने वाले समय में देखे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो कुछ और मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में आती हुई, लेकिन इसी साथ आपकी स्क्रीन पे कच्चा तेल लेकर आएंगे क्योंकि तेजी यहाँ पर पिछले 2 दिनों में देखने को मिली थी, एक्चुअली पिछले 2 हफ्तों में भी देखने को मिली थी, लेकिन ओवरनाइट यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली है और करीब करीब 2% की गिरावट के साथ कारोबार। एक समय था ब्रेंट में इसी हफ्ते जब हम 66 के आसपास भी कारोबार करते हुए नजर आए थे, लेकिन क्लियरली वहां से $3 तक की गिरावट। नवनीत, यहाँ पर क्या सेंस है, क्रूड में क्या करने की राय देंगे? वेल, ब्रेंट WTI दोनों में करीब करीब हम $3 के आसपास की गिरावट देख रहे हैं। एंड इनफैक्ट कल के मिड सेशन तक भी ये दोनों ही काफी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि $70 की तरफ ब्रेंट जाता हुआ नजर आ रहा है। बट कल के सत्र में एक मीटिंग स्केड्यूल है यूएस एंड ईरान के बीच में, जो कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम के ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कशन करने वाले हैं। ये 5th सक्सेसिव मीटिंग है, तो आई थिंक उसका एक ओवरहैंग मार्केट में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। उसके साथ साथ इन्वेंट्री भी जो आई वो कल काफी हद तक बढ़ के आई, जिसका भी प्रेशर हम प्राइसेस में देख रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा रिस्की एसेट्स में मोमेंटम फेड होता हुआ नजर आ रहा है और सभी में एक करेक्शन देखने मिल रहा है और काफी टाइम बाद $60 का स्तर WTI में टूटता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते प्राइस में करीब $1 से $1.5 का भी आपको इंक्रीमेंटल फॉल देखने मिल सकता है। तो सेल ऑन रैली का स्ट्रेटेजी रहेगा यहाँ पर क्रूड में। मे बी $40-50 के अगर पुल बैक मिले तो सेल किया जाए। फॉल में आपको 50-100 तक के भी लेवल देखने मिल सकते हैं एंड स्टार्स यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश नजर आ रहा है। साथ ही साथ नेचुरल गैस भी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से हमने गिरावट आते हुए देखी और उसके बाद खरीदारी की यहाँ पर कोई सिनेरियो बनता हुआ नहीं नजर आया। भूपेश जी, नेचुरल गैस पर चार्ट्स क्या कहते हैं? जी नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस का ओवरऑल ट्रेंड और मोमेंटम दोनों ही नेगेटिव बने हुए हैं। बीते कल या परसों में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला था जो कि ऊपर में सस्टेन नहीं कर पाया। नेचुरल गैस में अक्सर ऐसा देखा जाता है, एक 5 से 7% का पुल बैक आता है और फिर बाजार वहां से दोबारा से अपने लो ब्रेक करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार भी यही पैटर्न कामयाब रहना चाहिए। 287 का दाम चल रहा है अभी और यहाँ 285 के नीचे मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। 290 के स्टॉप लॉसेस के साथ मुझे लगता है बाजार नीचे में 275 268 तक के भाव एक बार पुनः दिखाएगा। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर एनर्जी अदर स्पेस में भी देखने को मिल सकती है। नवनीत, मेटल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से कुछ मुनाफा वसूली हमने लौटते हुए देखी है। यूएस चाइना एक चीज़ है, इन्वेंट्रीज यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आई हैं, वीक डॉलर इंडेक्स का सपोर्ट भी है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टिंग फंडामेंटल्स हैं आप कहेंगे? वेल, मिक्स्ड फंडामेंटल्स है और जिसके चलते थोड़ा बहुत जो रैलीज है या गेन्स है वो रुकते हुए नजर आ रहे हैं। बट देखा जाए तो बाकी सारे एसेट्स के कंपैरिजन में मेटल्स काफी फ्लोट या मे बी सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। 860 के हाई करने के बाद 854 तक का हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है कॉपर, और कुछ खास बायस जो है वो क्लैरिटी से नहीं नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी भी कुछ दिनों के लिए आप कॉपर और बाकी सारे मेटल्स में चला सकते हैं। इनफैक्ट जिंक में मुझे लगता है कि सबसे बेटर बेट अवेलेबल है, जहां पे आप 257 258 के आसपास बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 255 के आप स्टॉप लॉस रखिए एंड 265 के ऊपर के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। सिमिलरली कॉपर में भी जो स्टांस है वो तेजी का ही बनता हुआ नजर आ रहा है एंड दिस फॉल इज अ गुड लेवल टू री एंटर। मे बी 850 852 के रेंज में बाय किया जाए, 845 का आप स्टॉप लगाए, 865 के ऊपर के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। भूपेश जी, जाते जाते एक सेंस आपसे एग्री में भी लेना चाहेंगे। मॉनसून बढ़िया है, अगले 3-4 दिन भारी बारिश हो सकती है और बुआई के नंबर्स ठीक ठाक नजर आते हैं, आप इससे कैसे एनालाइज करेंगे? जी एग्री कमोडिटीज की बात करी जाए तो मेरा प्रेफर पिक रहेगा ग्वार सीड। ग्वार सीड में ऑलरेडी बाजार करेक्टेड है तो बाजार में रिवर्सल भी देखा जा चुका है और मुझे लगता है कि ये रिवर्सल कंटिन्यू करना चाहिए अपसाइड में।
5,250 5,300 तक के भाव जून वायदा में देखने को मिल सकते हैं, जबकि अगर मानसून के हिसाब से देखा जाए तो ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रा व्यू रहेगा, क्योंकि जैसे बारिश होती है वैसे ग्वार के भाव गिरते हैं, परंतु मुझे लगता है कि ग्वार ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है, तो इसमें खरीदारी कहीं भी गिरावट आती है तो करनी चाहिए। स्पाइसेस में कैसे देखते हैं आप फिर बाजार भूपेश जी, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। स्पाइसेस की बात करें तो स्पाइसेस में मेरा प्रिफर बेट रहेगा जीरा में मुझे लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। जून वायदा में 20,700 के दाम 750 के दाम है अभी, और यहाँ पर गिरावट मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कंटिन्यू करेगी, और यहाँ से एक अच्छा पुलबैक मुझे समझ आता है, जो भाव में ऊपर में 21,500 और 22,200 तक संभावित रहेगा। वहीं टीएमसी और धनिया की बात करें तो धनिया का बाजार कंप्लीटली अंडर परफॉर्मर है सभी मसालों में, और टीएमसी की जो रेंज है वो 15,000 से लेके 13,500 के बीच में अभी भी बरकरार है, और मुझे लगता है कि आगे भी बरकरार रहनी चाहिए। तो ये मसालों पे यहाँ पर सीन है। ऑफ कोर्स अच्छा, आज कुछ मुनाफा वसूली अपने ऊपरी स्तरों से हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, और आज कुछ गहराते हुए नजर भी आई है, लेकिन वो स्ट्रैटेजीज ऑफ कोर्स भूपेश जी ने आपके साथ शेयर की हैं। बहुत शुक्रिया नवनीत, भूपेश जी, आप दोनों का ही साथ मिलने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए। इसी के साथ इस शो में इतना ही समय है, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि सोना इस साल की सबसे शानदार परफॉर्मेंस एसेट क्लास बनकर उभरा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार, गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे सोने में ट्रेडिंग के निवेश के गुर, वो भी रियल के स्ट्रैटेजीज के साथ। और हाँ, आपके सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना आप रख सकते हैं, गिफ्टिंग पर टैक्सेस कैसे हैं, पोर्टफोलियो में सोने का कितना हिस्सा होना चाहिए, या फिर पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या नियम हैं। सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा सिर्फ इस वेबिनार में। तो देर ना करें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहे लिंक पर रजिस्टर करें और बने गोल्ड मास्टर क्लास का हिस्सा।